है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो बचपन में मैंने ये परिभाषा पढ़ी, अब वो परिभाषा का कोई औचित्य नहीं है, वो बिल्कुल अप्रासंगिक रह गया। अप्रासंगिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये जनता के द्वारा चुनी तो गई है, लेकिन जनता के लिए काम नहीं कर रही। ये अडानी के लिए काम कर रही है, ये बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, अपने मित्र के लिए काम कर रही है, या इनके फेवर वाले, इनके पाले वाले जो लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। 18 घंटे मोदी जी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवा रहा हूं मोदी जी के पिछले कारनामे के बारे में। क्या 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 चश्मे दे रहे हैं आप? चश्मदीद गवाह इस बात का रहा हूं कि कभी मैं अमेठी से बीजेपी टिकट का प्रबल दावेदार था। अच्छा। और इस संदर्भ में 1100 करोड़ में मैं अपना बायोडाटा लेकर के अमित शाह जी के रूम में गया था। 1100 करोड़ जो भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय हुआ करता था, अब तो भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय चेंज हो गया है, लेकिन उस वक्त में मैं 2014 और 2019 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने देखा एक नया चीज वहाँ, ये मैंने देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े सूरमा एकदम नई चमचमाती विदेशी गाड़ी पे उतर करके और उनको एक टोकन दिया जा रहा था। वो राष्ट्रीय कार्यालय में एक टोकन दिया जा रहा था, और वो टोकन इस बात का, मैंने कहा कि ये टोकन किस बात के लिए दिया जा रहा है, तो मुझे पता चला कि ये जो बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन जो आ रहे हैं उनको एक एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जिम्मेवारी दी जा रही है। यानी उस क्षेत्र पर A to Z जितना पैसा एक्सपेंस होगा उसका पूरा हेडेक उनको करना है। पहले ये बताइए कि पहले आप भाजपा में थे? पहले जी हाँ, बिल्कुल, मैं भाजपा का सदस्य था। मैं संघ से प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ। मैं अमेठी का स्वयंसेवक हूँ और मैं गोरखपुर से प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मतलब कि आप आरएसएस में, भाजपा में, दोनों में रहे? मैं देखिए, आरएसएस का स्वयंसेवक का ये पूरी आजादी होता है कि वो कहीं भी किसी भी पार्टी में जुड़ सकता है, ये स्वयं मोहन भागवत जी का कहना है। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम आरएसएस तो बीजेपी को सपोर्ट करती है ना? करती है, ये लिखित में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि उसी को सपोर्ट करना है। अच्छा। ये तो उनके मैक्सिमम लोग चूंकि उसी में से प्रशिक्षण पा करके उस पार्टी में उनको प्रायोरिटी मिलती है, इस नाते वो करते हैं। कौन है बताइए, कोई भी आरएसएस का ऐसा बताइए कि स्वयंसेवक हो जो कांग्रेस में, बताइए कि नाम बताइए। नहीं, स्वयंसेवक हैं ऐसा मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा। मतलब आप बोले ना कि सब के सब बीजेपी के साथ ही है। देखिए, ये मैंने कोई इसका सर्वे तो किया नहीं है। अच्छा, लेकिन उनका जो कहना है मोहन भागवत जी का कि हमारे तरफ से पूरी छूट है। तो आप क्या वजह है, आपने पार्टी छूट? मैंने इसलिए देखा कि मैंने अपने कलम से 5000 कम से कम सदस्य बनाए बीजेपी के अमेठी में। उस अमेठी में जो कांग्रेस का गढ़ था, और वहां जब मैंने कांग्रेस के गढ़ में अगर जाकर के बीजेपी का सदस्य बनाना, ये कितना टफ टास्क था। और हमारे जैसे आदमी के लिए जो बिहार में जन्म लिया और दिल्ली में रहता है, और वो अमेठी जैसे कार्यक्षेत्र में राजनीतिक कर्मभूमि चुना जहां के सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे, और उस क्षेत्र में मैंने प्रतिज्ञा की चुनाव लड़ेंगे हम। जब मुझे भाजपा से टिकट नहीं मिला और स्मृति ईरानी का नाम अनाउंस कर दिया गया, तब मुझे लगा कि फसल बोएगा कोई और काटेगा कोई। इसी बात के कारण मेरा उस दल से बिल्कुल मतभिन्नता हो गई। पर्सनली वजह से आप हटे वहां से? नहीं, आप पर्सनली कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि हमारे जैसे हजारों क्या लाखों की संख्या में ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के इस नियम और नीति के खिलाफ है, जो घुटन महसूस कर रहे हैं। भाजपा में तो ऐसे भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आप, अमित शाह, जो पोस्टर लगाया करते थे, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री। बताइए, हर आदमी की हर कोई अमित शाह नहीं बन जाता, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा तो मूल बिंदु अमेठी से रिलेटेड है कि अमेठी जब स्मृति ईरानी का कार्यक्षेत्र ही नहीं था तो उसको हाई जंप कराने का क्या मतलब? ये तो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई। और मैं ये कह रहा हूँ इस संबंध में कि जब दल के अंदर में भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र की बात वो दल कैसे कर सकते हैं? जब अपने दल में ही आंतरिक लोकतंत्र की बात आप नहीं कर रहे, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, अपने कार्यकर्ताओं की भावना और उनकी योग्यता और क्षमता के ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो आप पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे करेंगे? ये एक तो हुआ पहला सवाल। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैंने अमेठी के चुनाव परिणाम में 2014 में आपके राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इंद्रेश जी ने हमारे ऊपर में दबाव बनाया कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। 12:30 बजे रात में उनका फोन आता है। मैंने इतना कहा कि आपके दबाव के एक छोटे से स्वयंसेवक के पास आपके जैसे बड़े पदाधिकारी का फोन आना ही हमारे लिए उपलब्धि है, और आपके कहने से इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगले बार आप मुझे चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। 2014 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2019 में जब मैं लोकसभा चुनाव के रूप में अंतिम डेट के ऊपर में मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे मात्र संख्या के दृष्टिकोण से 3177 वोट प्राप्त हुआ। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा जो एस्पेक्ट है, दृष्टिकोण कहते हैं, दृष्टिकोण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेठी जैसा ऐसा वीआईपी क्षेत्र जहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी था राहुल गांधी, जो कई बार से सांसद रहा है, और वहां पर वीआईपी उम्मीदवार
जो नरेंद्र मोदी की राइट हैंड स्मृति ईरानी थी, उस चुनाव क्षेत्र में मुझे उन दोनों वहां की 3177 जनता ने इन दोनों वीआईपी उम्मीदवार को छांट करके गोपाल प्रसाद जैसे फक्कड़ आदमी को चुना। ये हमारे लिए गौरव और आदर्श का विषय। अभी जो बीबीसी पर रेड हुआ है, इससे आप कैसे देख रहे हैं? इसको हम पत्रकारिता पर हमला समझ रहे हैं और ये देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हम कहते हैं कि लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। चौथा जो स्तंभ है वो हम जो है इंडिपेंडेंट एनजीओ को मानते हैं और एनजीओ के प्रतिनिधि के रूप में उसकी वॉचिंग करने के लिए मीडिया को मानते हैं और मीडिया के ऊपर में ही उसको आप स्वच्छंद तरीके से काम नहीं करने देंगे, उसके अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसकी छवि को बिगाड़ने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना देंगे, तो ये तो ठीक है ना? देखिए, छवि किसका बनता है और कैसे बनाया जाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मोदी जी का जो टीआरपी रेटिंग है और फेसबुक पर और क्या कहते हैं यूट्यूब पर और ट्विटर पे ये जो अकाउंट्स, जो फॉलोअर्स जो बढ़ते हैं और लाइक जो बढ़ता है, ये गणित आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या गणित है? मैं नहीं जानता। नहीं, आप बिल्कुल जानते हैं। ये ऐसा देश का, मैं इसका सिंपल सा बात कहता हूँ कि अगर आप एक जनरल मतलब मेंबर हैं, जनरल अगर आप सब्सक्राइबर हैं, तो आपका जो लाइक है वो बढ़ नहीं सकता जब तक आप पेड ऑप्शन नहीं लेंगे। पेड ऑप्शन जो लेने वाला होता है उसके प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक रहता है। ब्लू टिक का मतलब है कि आपने स्पॉन्सरिंग किया है, आपने फी पे किया है। मतलब आप मोदी जी पे क्या कहना चाहते हैं? मैं मोदी क्या, किसी भी नेता का जो प्रोफाइल है, जो बड़े आपका वीआईपी बनता है। संसद में देखा था मोदी जी ने क्या कहा, एक अकेला मोदी सब पर भारी। देखिए क्या कहेंगे? वैसे तो कहने के लिए मोदी जी एक तरफ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उन्हीं का जो राइट हैंड है अमित शाह, वो कहता है ये तो भाषण देने की एक कला है, ये जुमलेबाजी है। तो हमारे कहने का मतलब ये जो राम और श्याम की जो जोड़ी है, वो राम जो है हाइप क्रिएट करता है, अपना व्यक्तित्व का आभा मंडल बनाता है, और दूसरा तरफ उसका जो राइट हैंड है अमित शाह, जो देश का गृह मंत्री भी है दुर्भाग्य से, जिसके ऊपर मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर में इतने सेंसिटिव केस रहे हैं, वो हमारे इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट का गृह मंत्री कैसे बन गया? आप मीठा मीठा का जब भाजपा तब नहीं आता। एक मिनट मैं उसका बता रहा हूँ। जब भाजपा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ उसका, ये भाजपा में रहने और न रहने का प्रश्न नहीं है। संविधान का जो फैसला हुआ ये हमारे उस वक्त का नहीं है, ये अभी हाल का डिसीजन है जो जस्टिस यू ललित जी ने सुनाया। जितने बड़े इंपॉर्टेंट केस थे नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, ये जो पेंडिंग केसेस हैं, इसका सारा का सारा डिसीजन यू ललित जी ने किया और यू ललित जी को उसके पारितोषिक के रूप में क्या दिया गया ये आपके सामने में है। आप क्या कहते हैं गोगोई जी का आप देख लीजिए, गोगोई जी का उनको राज्यसभा का मिला, एक को अभी जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। आप एक बात बताइए, हम न्यायपालिका से हम अंतिम आस करते हैं कि हाँ सब जगह करप्शन है, लेकिन कम से कम न्यायपालिका का जो दरवाजा है वो कम से कम बचा हुआ है। लेकिन अंतिम मैं सर पे कफन बांध के काम करने वाला आदमी हूँ। मेरा अपना सिद्धांत है कि जब मुझे मरना होगा कोई माई कलाल मुझे बचा नहीं सकता, और जब तक मुझे जिंदा रहना है मुझे कोई माई कलाल मार नहीं सकता। रह गई बात न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका कोई भगवान नहीं है, उनके गलत डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए भी समीक्षा आयोग होता है, उसके लिए भी फिर 10 जजों की समिति बिठाई जाती है। 5 जजों की समिति अगर कोई गलत डिसीजन करता है तो उसका फिर 10 जजों की कमेटी फिर उसका डिसाइड करती है। सही काम करे न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका सही काम करती तो यह प्रश्न चिन्ह क्यों रहता? आप एक बात बताइए, जब पी चिदम्बरम का बेटा का संपत्ति देखिए कि कितना से कितना बढ़ गया, अमित शाह तो उसके लिए उसके ऊपर में कार्रवाई होती है। अमित शाह का बेटा जय शाह की संपत्ति 1400 गुना बढ़ गई, उसके ऊपर में इनकम टैक्स का रेट क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अच्छा। आप बात करते हैं बीबीसी की, अब मैं बीबीसी पर आता हूँ। बीबीसी का जो भी बजट है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट पे वहां से सैंक्शन होकर के आता है, जो वहां की वेबसाइट पर कोई भी आदमी देख सकता है किस चीज पर किस मद में कितना उसका सारा खर्चा है, एक्सपेंस का उसका रेशियो है, उसका बजट है। उस बजट के अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते। ये दरअसल मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है बीबीसी के ऊपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीबीसी के ऊपर में आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको काम करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट था। आपने जिस तरह से कहा है, और अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत है तो मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ मैंने छापेमारी की है? क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वे कर रहे हैं? मतलब कथनी कुछ और करनी कुछ, ये नहीं। मतलब एक कह रहा है कि पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, IT रेड मार्केट में कुल्हाड़ी कैसे मार रही है? मैं बता रहा हूँ, दरअसल बीबीसी एक ऐसा चीज है, ये कोई इंडिया की एजेंसी नहीं है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है। अच्छा। और खुद मोदी जी अपने पिछले स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं कि जब रेडियो पर की बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, जब दूरदर्शन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, तब लोग कहते थे कि मैं बीबीसी से सुन के आया हूँ, यानी बीबीसी के
पीवीसी की जो प्रामाणिकता है और उसका जो ऑथेंटिफिकेशन है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी प्रशंसा के खुद सुर जो है प्रधानमंत्री गाया करते थे। आज वह प्रधानमंत्री की आइडियोलॉजी में चेंजिंग कैसे आए, इस बात का क्या एविडेंस था? आज आप बात करते हैं दूसरे देश की जनता क्या मूर्ख है? देश की जनता एक एक चीज मॉनिटर कर रही है आपकी। आप अगर पार्लियामेंट में आम का जवाब अगर अनार से दे रहे हैं तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है। मोदी है, अभी देख रहे हैं। आप कितना भी कहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश की जनता, देश की युवा, देश के जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, देश के जो बुद्धिजीवी है, वो मूर्ख नहीं है। वो एक एक चीज का चुनाव के वक्त में आपसे 2024 में बदला लेंगे। यही कहा था 2019 में भी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब सब्र का पैमाना भरता है, इस देश में हिटलरशाही व्यवस्था कभी नहीं चली है। और इसका उदाहरण इंदिरा गांधी का शासनकाल रहा, जो राजनारायण नाम के एक व्यक्ति ने, एक फूस के घर में रहने वाला राजनारायण ने भी इंदिरा गांधी जैसे सुप्रीम पावर को हरा दिया था रायबरेली सीट से। तो मैं इसका उदाहरण देता, धांधली का आरोप लगाया था। नहीं भाई साहब, हराया था उसको चुनाव में। मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी की बात कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी को मैं आपको बता रहा हूँ, इमरजेंसी लगा दी तो इंदिरा गांधी लगा दी। तो मैं आपको बता रहा हूँ तुम लोग लगा दो। अरे रुकिए ना यार, माँ क्या करेगी? हमारे कहने का तात्पर्य है कि अति सर्वत्र वर्जते, ये संस्कृत में श्लोक है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ज्यादा कोई भी चीज जो है खराब होता है। आप अगर देश के ऊपर में, देश की जनता ने आपको चुना है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आप पूरे 100% जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। आपको केवल 38% जनता का बहुमत मिला है। देश में यही तरीका ही है, तरीका है, लेकिन मैं तरीके की बात ही आपको बता रहा हूँ। अगर आप 38% जनता ने आपको वोट दिया है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि 62% जनता ने आपको वोट नहीं दिया है। यानी 62% जनता आपको अभी भी पसंद नहीं करती। पहली बात तो ये समझ लीजिए दिमाग में। अब आप कह रहे हैं, मोदी जी ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं प्रचंड बहुमत से आ रहा हूं। मोदी जी और एसोसिएट्स, कोई है ही नहीं। वो मोदी जी एंड एसोसिएट्स ये कह रहे हैं, उनको गुमान हो चुका है कि हम जो है पुनः सत्ता में आ रहे हैं। तो गुमान तो किसी का रहा ही नहीं आज तक इस देश का, और पूरा विश्व जानता है कि गुमान किसी का भी नहीं रहा। घमंड जो है किसी का नहीं रहा। घमंड काम बोलता है। तो काम, वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर ये आंकड़ा है तो ये मैं आज ही उसका सबसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ सामने में मनरेगा वॉच, ये देखिए, उसके सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी तो कहा करते थे मनरेगा का गड्ढा खोदने के लिए कांग्रेस आया था। अब उसी गड्ढा खोदने वालों की पीड़ा देखिए आप। अगर ये लोग संतुष्ट होते और ये मनरेगा की परियोजना और मनरेगा का जो बजट है जिस तरह से घटाया गया है, क्या ये देश की जनता के साथ न्याय है? क्या ये मजदूरों के साथ न्याय है? आप दूसरा उदाहरण देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर ग्राम रक्षा दल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिहार से आए हुए हैं। इनको जो है सारा काम लिया जा रहा है, लेकिन इनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इनको मानदेय नहीं मिल रहा है, इनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है, इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। राम राज आ गया है। आप देखिए, मुद्दे की बात तो भाई साहब मुद्दे की तरह से होती है। आप अगर बेसिक जो आइडियोलॉजी है, देश की जो मूलभूत समस्या है, वो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पर्यावरण, भ्रष्टाचार है ही नहीं, ये है ही नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो प्रमुख 6-7 जो समस्या बताते हैं ना, ये वास्तव में देश की समस्या है ही नहीं मेरे विचार से। अब आप कहिए मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार है ही नहीं। नहीं, 1 मिनट में बता रहा हूँ। इस 6 से जो बड़ी समस्या है वो है देश में जन जागरूकता का अभाव। ये बड़ी समस्या है, और जिस दिन ये बड़ी समस्या जनता समझ जाएगी और देश की जनता जागरूक हो जाएगी, यही पर डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। जरूरत इस बात की है कि देश की जनता को समझना पड़ेगा कि देश की मौलिक समस्या क्या है। ये आदमी दिखावटी क्या कर रहा है, ये आदमी दिखा क्या रहा है और कर क्या रहा है, इसके हाथी के दांत दिखाने के कैसे हैं और खाने के कैसे। किसके? मोदी जी के, मोदी शासन के। मैं पर्टिकुलर एक मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी शासन की बात कर रहा हूँ, मोदी एंड मोदी के एसोसिएट्स की बात कर रहा हूँ, मोदी और मोदी के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैसा प्रधानमंत्री है कि किसी मंत्री की कोई औकात ही नहीं है। अब औकात, ये बहुत राज की बात बता रहा हूँ, और राज की मेरे पास आर्टिकल है, मैं रिसर्चर खुद हूँ। मैं कम से कम मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, मोदी का जो शासन प्रशासन का जो काम करने का जो तरीका है, मोदी जी के शासन और प्रशासन में इंटरनली क्या हो रहा है, इसके ऊपर में मैंने खुद 8 साल मैंने रिसर्च किया है, और सारी रिसर्च पेपर हमारे पास में। उस रिसर्च पेपर में मोदी जी के व्याख्यान, मोदी जी की भाषण, मोदी जी के वीडियो, मोदी जी से रिलेटेड आर्टिकल्स, मोदी जी के ऊपर में विपक्ष का आरोप, पार्लियामेंट के वो सारे बहस, उन सारी चीजों का क्लिपिंग्स का सेट बनाया है मैंने, जो अपने आप में। 1 मिनट सुनिए, मैं इसके संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी पार्लियामेंट में
इसी शीतकालीन सत्र में, इसी मानसून सत्र में राहुल गांधी के बजट सत्र में राहुल गांधी के ऊपर में हाँ। उसने कटाक्ष किया। हाँ। आपके मोदी जी के जो सिपह सालार लोग थे, हाँ। रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद बिहार से ही आते हैं, पटना साहिब से सांसद है। तो वो कहते हैं कि आप जो मोदी जी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर में आपके साथ एविडेंस क्या है? हाँ। आप बिना एविडेंस के आरोप नहीं लगा सकते। हाँ। मैं राहुल जी को भी मैसेज देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, और विपक्ष के उन तमाम सांसदों को आपके चैनल के माध्यम से कहना, ये मैसेज दे रहा हूं कि किसी भी विपक्ष के किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, हमारे जैसे गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट का अगर सेवा की आवश्यकता है, तो आप मुझे सादर आमंत्रित आप कर सकते हैं। मैं निःशुल्क अपनी सेवा देने के लिए तैयार ये बताइए कि हूं, अभी और मैं प्रूफ दे सकता हूं, मेरे पास पूरा एविडेंस है। अच्छा, ये बताइए। जो ये साबित कर रहा है कि मोदी जी की शासन प्रणाली अच्छा। में क्या क्या लूप होल पहले है। ये बताइए कि अभी जो हिंडनबर्ग का जो मामला है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी जो दुनिया के झूठ अमीर व्यक्ति थे, वो 22 सितंबर में चले गए, क्या कहेंगे? आपको मैं बता दूं, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे आज क्या कारण है कि सारी जो विदेश की जो सरकारें हैं वो उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा रही है अडानी के ऊपर में। अभी तो इसकी रिपोर्ट के तो बाद मैं एक साइड लाइन में रख रहा हूँ, लेकिन क्या कारण है कि अब लोन देना बंद कर दिया है। अब उस शेयर को गिरवी रख करके लोन देने की जो परंपरा रहती है बैंकों में, उन सारे चीजों पर रोक लग गई है। जहां रोक नहीं लगे वहां क्वेश्चन मार्क लग गया है। लोग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो उदाहरण है, जो अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं और जो अपने आप को भाजपा भक्त कहते हैं, मैं उन्हें खुलेआम चुनौती देता हूं कि अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को जो थोड़ा ऊपर में लाएं और वो एग्जाम्पल ले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने अडानी का टेंडर कैंसिल किया है। स्मार्ट मीटर का जो टेंडर जो कैंसिल हुआ है विद्युत आयोग का, वो उसी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कैंसिल किया है। तो अगर ये बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों कैंसिल किया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान आ गया था भारत में। राहुल गांधी ने भी एक के बाद एक सियासी तीर चले, लेकिन मोदी जी ने उस पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर चोर को पकड़ना हो ना, तिनका को पकड़िए, आपको चोर नजर आ जाएगा। अगर आप में ईमानदारी है, आप अगर ईमानदार हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, कर्मनिष्ठ हैं और सही हैं, तो डंके की चोट पर उत्तर दीजिए। कहिए कि नहीं, मैं पूरा जांच करने के लिए तैयार हूं। उसमें दिक्कत क्या है?